लोहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। सतलज नदी पर विश्व की सबसे बड़ी क्या नाम है सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी कालेश्वरन लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का निर्माण तेलंगाना में किया गया था। गोदावरी नदी पर पंचमुली झील स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के निकट। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी की इसकी प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियाँ। गंगा नदी की, यमुना और सोन किस नदी की दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी की। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील एक प्रकार की है ज्वालामुखी क्रेटर झील। जम्मू और कश्मीर में स्थित गंगावल झील एक प्रकार है हिम नदी ग्लेशियल झील है। हिम नदी ग्लेशियल झील है। पश्चिम बंगाल में स्थित पूर्व स्थलीय झील एक प्रकार की है फ्लूवियल झील। उत्तराखंड में स्थित भीमताल झील एक प्रकार की है टेक्टोनिक झील। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और बितरगांव वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना स्थित है दादरा व नगर हवेली में। वह नदी जो नामचा पर्वत पर पहुंचकर यूं मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र, तशांगपो नदी, ब्यास नदी हिमाचल और पंजाब से बहती हुई मिलती है सतलज नदी में। लोनार झील एक क्रेटर झील है बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में। रेगिस्तान में अल्पकालिक झील के बारीक कण वाले तल को जाना जाता है प्लाया। कृष्णा सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। बगलियार, दुलस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई चिनाव नदी पर। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को प्रवाहित करती है उस क्षेत्र को कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। नल्ला माला पहाड़ियाँ किन दो प्रमुख नदियों से घिरी हुई है कृष्णा और पेन्नार। बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच स्थित है ब्यास और सतलज। बारी दोआब किन नदियों के बीच स्थित है रवि और ब्यास। रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है चिनाव और रावी। चाज दोआब किन नदियों के बीच स्थित है चिनाव और चेलम। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है सिंध और सतलज। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है सतलज और काली। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है काली और तीस्ता। असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है तीस्ता और दियांग। दूध गंगा नदी स्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा नदी स्थित है किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की। तीस्ता नदी में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है जमुना। कोपिला सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी है हुगली। 7 महाद्वीप जब जुड़े थे तो इसे कहा जाता है पेंजिया। ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। अलकनंदा पिंडर नदी का संगम स्थल है कर्णप्रयाग। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है अलकनंदा। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थल है बिलंगना नदी का। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है बिंद पहाड़ियाँ। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ियाँ। चंबल नदी की घाटी जानी जाती है गहरी खंडभूमि के लिए। अलीवेट द्वीप किसके मुहाने पर स्थित है नर्मदा नदी के। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक का पठार उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है ताप्ती। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी का। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदियाँ कृष्णा नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ और हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के। कैमूर श्रेणी किनके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है यमुना और सोन। खरखरा, खारून और जमुनिया सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी की। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर एक विस्तृत धारा जहाँ नदी और समुद्र का पानी एक दूसरे में विलीन हो जाता है कहलाता है मुहाना। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है बंगाल की खाड़ी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है लेहदर। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है ताप्ती। तमिलनाडु के समुद्री तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री पहाड़ियाँ। त्रिवेणी नहर निर्मित की जाती है गंडक नदी पर। गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी। स्वर्णरेखा नदी निकलती है नागरी गांव झारखंड के निकट से। फल्गु बिहार की पवित्र नदी बनती है
मोहाना लीलाजन नदियों के संगम पर। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक नदी जोड़ परियोजना है जो जोड़ती है गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से। बिहार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की ऑक्सबो झील है कांवर झील। जल को एकत्रित करके संग्रहित करने और छोड़ने वाली भौगोलिक इकाई को आ जाता है जल संभर। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित स्थान है देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित स्थान है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर स्थित स्थान है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित स्थान है रुद्रप्रयाग। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर। मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात स्थित है बेहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश में धौधर जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। झारखंड में बूढ़ा बाग जलप्रपात स्थित है बुराह नदी पर। साला संगेस्टार तसो या गेकर सेन प्रसिद्ध झील है अरुणाचल प्रदेश की। और है बड़खल दमदमा सूरजकुंड प्रमुख झील है हरियाणा की। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। काली बेली ऊटी और चेंबर मवक्कम प्रसिद्ध झीलें हैं तमिलनाडु की। बेतरना नदी जो त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है स्थित है नासिक जिले में। माही नदी होकर गुजरती है मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से। पूर्णा नदी सहायक नदी है ताप्ती नदी की। हलाली बिना दसान और जामिया नदियाँ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बेतवा की। मध्य प्रदेश में अकरानी और मतवार पहाड़ियों के बीच गहरी खाई बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी। बरगी सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जो स्थित है जबलपुर जिला में। तवा सिंचाई परियोजना तवा नदी पर स्थित है जो होशंगाबाद नर्मदापुरम में। मटियारी सिंचाई बांध परियोजना मटियारी नदी पर स्थित है जो स्थित है मांडला जिले में। बरना घाटी सिंचाई परियोजना बरना नदी पर स्थित है जो स्थित है रायसेन जिला में। बेतवा नदी निकलती है विंध्यचल पहाड़ियों से। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है चंबल नदी पर। वह नदी जिसकी घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है चंबल। 3 नदियाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है त्रिवेणी संगम प्रयागराज। माही बजाज सागर परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है गुजरात और राजस्थान का। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कर्नाटक में। वरेही पानी झरना एक 2 स्तरीय झरना जो स्थित है उड़ीसा में। नोहकलिकाई झरना स्थित है मेघालय का। केवटी जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। पुलर झील स्थित है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। मेनाल जलप्रपात स्थित है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। और साला झील स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील स्थित है हरियाणा में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। काली बेड़ी झील स्थित है तमिलनाडु में। रूपखंड झील को किस नाम से जाना जाता है रहस्यमय झील। सात ताल झील स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में। दौड़ सागर ताल झील स्थित है काशीपुर उत्तराखंड में। डांडी ताल एक मीठे पानी की झील स्थित है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। बिरही ताल झील स्थित है चमोली उत्तराखंड में। लोनार झील एक खारी झील है जो स्थित है बुलढाणा महाराष्ट्र में। गंगावल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। अष्टमुडी झील स्थित है कोल्लम केरल में। हिमायत सागर एक कृत्रिम झील है जो स्थित है तेलंगाना में। डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। तसोंगमो एक हिमनद झील है जो स्थित है सिक्किम में। पोचमपात परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में नहर सिंचाई महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरों के स्रोत हैं बारहमासी नदियाँ। चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध है यमुना नदी बेसिन से। अरब में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार परिषद वाला राज्य है पंजाब। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है गंडक नदी से। बरगी बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। कड़ाना बांध माही नदी पर बना एक मिट्टी और चिनाई वाला बांध है जो स्थित है मही सागर गुजरात में। रणजीत सागर परियोजना स्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। चेरुथानी बांध इडुक्की जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है जो स्थित है केरल में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई 1948 में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में।
रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर। कालागढ़ बांध स्थित है रामगंगा नदी पर। बगलियार परियोजना स्थित है चिनाव नदी पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू बंदे को। मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर। सबरीगिरी परियोजना स्थित है केरल में। बेताड़ा परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पापनासन परियोजना स्थित है तमिलनाडु में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ था? गंडक नदी पर। दुलस्ती पावर स्टेशन बना है चिनाव नदी पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज। हुक्का जलप्रपात स्थित है न्यूजीलैंड में। रेड झील पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नील नदी गिरती और विलीन हो जाती है भूमध्य सागर में। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है टिटकाका झील दक्षिणी अमेरिका। भारी मात्रा में पानी वाले एक प्रकार के जलप्रपात को कहा जाता है झरने के नाम से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील 6600 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजोन। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और मीठे पानी की झील है जो स्थित है अफ्रीका में। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। लेक आयर कांटी थांडा विश्व की सबसे बड़ी लवणी झीलों में से एक है जो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया भर में मीठे पानी का कितने प्रतिशत ध्रुवीय बर्फ की चादरों ग्लेशियरों और पहाड़ियों क्षेत्रों में है? 70%। वह विशेष जलराशि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है कहलाती है पाक जलसंधि। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। बुडापेस्ट हंगरी स्थित है डेन्यूब नदी के तट पर। श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी विस्तृत है महावेली गंगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील स्थित है रूस में। बांग्लादेश की सहित नदियों की कुल संख्या लगभग 700। अरब सागर का कुल क्षेत्रफल है 1,491,00,000 वर्ग मील। वह समुद्र उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अदन की खाड़ी से मिलता है अरब सागर। सुपीरियर झील स्थित है कनाडा और अमेरिका में। विक्टोरिया झील स्थित है युगांडा और तंजानिया और केन्या में। विश्व की सबसे बड़ी झील निकासी प्रणाली अमेजोन की नदी की। दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाने वाली अमेजोन नदी स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित चैनल या जलडमरू मध्य को कहा जाता है ग्रांड चैन। शंघाई शहर मुहाने पर स्थित है यांगत्जे नदी के। मिस्र की रीढ़ कहा जाता है नील नदी को। पनामा नहर स्थित है मध्य अमेरिका में। पनामा नहर खोली गई थी 1914 में। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली नदी घाटी है गंगा। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी? बैकाल झील। विश्व में जल निर्वहन मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अमेजोन। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है अफ्रीका में। गल्फ स्ट्रीम निकलती है मैक्सिको खाड़ी से। विश्व का सबसे बड़ी मूंगा चट्टान पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? कनाडा और अमेरिका की। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बीजिंग होंगजो ग्रांड कैनाल। सुएज नहर का निर्माण किस देश में किया गया था? मिस्र में। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म जल का जलप्रपात फ्राइंग पैन लेक स्थित है न्यूजीलैंड में। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी चीन। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। खार्तूम शहर स्थित है नील नदी के तट पर। बुडापेस्ट शहर स्थित है डेन्यूब नदी के तट पर। पेरिस किसके तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। मृत सागर इजराइल और किसके बीच स्थित है? जॉर्डन। मैग्डेलेना नदी किस देश की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है? दक्षिणी अमेरिका। मैग्डेलेना नदी किस देश से होकर गुजरती है? कोलंबिया से। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सतत क्षेत्र के अनुसार सुपीरियर झील स्थित है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आयतन के हिसाब से रूस में। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय विक्टोरिया झील स्थित है केन्या युगांडा और तंजानिया में।
लोच लोमंड झील स्थित है स्कॉटलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा आइस रिंग रेडियो कैनाल स्थित है कनाडा में। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। नदी का अपवाह प्रतिरूप किसके प्रवाह की दिशा चट्टानी संरचना द्वारा नियंत्रित होता है? परावर्ती अपवाह प्रतिरूप। नदी का अपवाह प्रतिरूप जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि वह किस रास्ते पर जाती है, कि वह किस रास्ते पर जाती है। उसका उसका अनुसरण क्यों करती है? अनु अनु अक्रमवर्ती या अपवाह प्रतिरूप। नदी का वह अपवाह प्रतिरूप जो अनुवर्ती धारा के समान दिशा में लेकिन निचले स्तर पर बहता है। नवानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। नदी का अपवाह प्रतिरूप जिसका मार्ग भूमि के मूल ढलान से निर्धारित होता है। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। जब नदियाँ सभी दिशाओं में अपना पानी किसी झील या अथवा गर्त में प्रवाहित करती हैं तो उस पैटर्न को कहा जाता है अविकेंद्री सेंट्रीपिटल। ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे स्थित है? प्लेट नदी का है। नदी के चैनल के परित्यक्त घुमावदार लूप में स्थित छोटी झील है गोखुर झील। पनामा नहर 1914 में खोली गई थी जो जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। सिंध नदी अफगानिस्तान की एक नदी से अटक पाकिस्तान में मिलती है, वह है काबुल नदी। रियो ग्रांडो नदी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर। मेराकाइबो झील स्थित है वेनेजुएला में। मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन और सुपीरियर झील स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ओनगा और बैकाल झील स्थित है रूस में। एल्बे नदी और राइन नदी अपना जल बहाती हैं उत्तरी सागर में। मुंबई हाई अरब सागर में है जो जाना जाता है खनिज तेल के लिए। गोवा और नोआमुंडी खदानें स्थित हैं झारखंड राज्य में। पंचपटमाली पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट भंडार के लिए। पंचपटमाली भंडार स्थित है उड़ीसा के कोरापुट जिले में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है मैंगनीज का। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। बालाघाट प्रमुख तांबा उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का। मलाज खंड एक खुले गड्ढे वाली तांबे की खान है मध्य प्रदेश में। बेलाडीला पर्वत छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है खनिजों का पठार। ऊर्जा संसाधन जिसे तरल सोना भी कहा जाता है पेट्रोलियम। जिन संसाधनों का विभाजन विकास की स्थिति के आधार पर किया जाता है वह है क्षमता, विकसित, स्टॉक और भंडार। ज्वार, पवन और सौर ऊर्जा के स्रोत हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए बड़े बांध बनाए जा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। डिगबोई तेल फील्ड स्थित है असम में। पृथ्वी की पपड़ी में सिलिकॉन का प्रतिशत लगभग है 27.7। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम का प्रतिशत लगभग है 8.1। पृथ्वी की पपड़ी में लौह अयस्क प्रतिशत है 5.0%। भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला ईंधन है कोयला। मोनेजाइट भंडार का सर्वाधिक संकेंद्रण है केरल तट पर। भारत ने किसके सहयोग से कुंडनकुलम सिविलियन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया? रूस। उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं उत्तरी उड़ीसा में। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र प्रसिद्ध है सोने की खदान के लिए। कुद्रेमुख खदान लौह अयस्क खदान स्थित है कर्नाटक में। कोला खनन क्षेत्र कोरबा स्थित है छत्तीसगढ़ में। रेडियोजेनिक ऊष्मा और मौलिक ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं पृथ्वी का आंतरिक ताप इंजन। छत्तीसगढ़ की बेलाडीला पर्वत श्रृंखला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। सीमेंट में सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है 17% से 25% के बीच। नवेली लिग्नाइट कोयला खदान स्थित है तमिलनाडु में। खम्बात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि पत्थर लोहे जैसी सभी निम्न धातुओं को सोने में बदलने की शक्ति रखता है पारस पत्थर। भारत का सबसे पुराना क्षेत्र डिगबोई स्थित है असम में। काबास थर्मल पावर स्टेशन स्थित है गुजरात में। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर स्टेशन प्लांट स्थित है उड़ीसा में। भारत में स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राज्य बिहार में। 2019-20 के दौरान भारत में कुल उत्पादन का 33% के साथ उच्चतम मैंगनीज उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश।
उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है एंथ्रेसाइट। लिग्नाइट और निम्न गुणवत्ता वाला कोयला जिसे जाना जाता है भूरा कोयला। वह कोयला जो गहराई में दबा होता है और उच्च तापमान के अधीन होता है बिटुमिनस कोयला। पृथ्वी का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटक में। झरिया कोयला खदान स्थित है झारखंड में। खेतड़ी कॉपर कम्प्लेक्स और झुंझुनू स्थित है राजस्थान में। लोहरदगा बॉक्साइट खदान स्थित है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर स्थित है तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला के प्रमुख संसाधन और विशेषकर धातुकर्म कोयला स्थित है दामोदर घाटी में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है गुजरात में। कम कार्बन और उच्च नमी वाले कोयले को कहा जाता है पीट कोयला। देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। भारत में हेमेटाइट गैस का सबसे सर्वाधिक भंडार है उड़ीसा में। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक HBJ गैस पाइपलाइन होकर गुजरती है मध्य प्रदेश से। फील्ड स्पेयर चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं पृथ्वी की पपड़ी का। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य है झारखंड। फाल्टा एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम में। तलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है झारखंड में। भारत का एकमात्र राज्य जो हीरे का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। मैग्नीज का सुंदरगढ़ भंडार स्थित है उड़ीसा में। भारत में सबसे समृद्ध मोनोजाइट भंडार वाला राज्य है केरल। मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है केरल तट की रेत में। झारखंड की गुआ खदानें संबंधित है लौह से। उड़ीसा के कोरापुट रायगढ़ कालाहांडी बालांगीर जिला किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है बॉक्साइट। पेट्रोल और डीजल प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम नामक प्राकृतिक संसाधन से। वाणिज्य उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला है बिटुमिनस कोयला। बांथिया भट्टी में लोहे को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाता है मेटलर्जिकल कोयले का। कर्नाटक में बेल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमगलूर और तुमकुर बेल्ट का एक समृद्ध स्रोत है लौह अयस्क। मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है छरिया कोयला क्षेत्र। भारत में मलाजखंड प्रसिद्ध खदान है तांबे की। कर्नाटक में सबसे बड़ा भंडार है जेड ब्लैक ग्रेनाइट का। एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के बाहरी भाग से प्राप्त होती है ऊर्जा। बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिज कहलाते हैं प्लेसर निक्षेप। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारतीय खनिज वार्षिकी 2019 के अनुसार 2018-19 में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। मध्य प्रदेश देश की एकमात्र खदान है जिसमें औद्योगिक पैमाने पर खनन होता है हीरे का। जादूगोड़ा झारखंड प्रसिद्ध है यूरेनियम खनन के लिए। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है आंध्र प्रदेश में। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता में भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। नेक्रे सीप के अंदर से निकाले गए पदार्थ के लिए विशेष शब्द को किस नाम से जाना जाता है मदर ऑफ पर्ल। भारत में रेड होल माइनिंग का अभ्यास किया गया था मेघालय में। बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करती है पेट्रोलियम का। और है मास्कोवाइट पेगमाटाइट और बायोटाइट अयस्क अभ्रक। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत में सबसे बड़ा भंडार है अभ्रक का। अभ्रक आयरन सिलिका और किससे मिलकर बना होता है मैग्नीशियम से। थाल भारी जल संयंत्र चालू किया गया था 1987 में। देश की कुल विद्युत उत्पादन आपूर्ति में भारत में परमाणु ऊर्जा का योगदान है कम से कम 5%। सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई असम चालू किया गया था 1901 में। कार्बन और अर्धतांश के आधार पर कोयले की गुणवत्ता सबसे अधिक होती है एंथ्रेसाइट में। झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है कोयले का। तांबा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है खनन मंत्रालय के। ONGC सबसे बड़ा उत्पादक है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में। परमाणु रिएक्टरों में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। छत्तीसगढ़ में हंसदेव घाटी प्रसिद्ध कोयला खदानों के लिए। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तमिलनाडु में।
बादाम पहाड़ लोएस खदान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत में वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक है अरुणाचल प्रदेश। दुलस्ती पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली जल विद्युत योजना सिंड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। भारत की पहली जल विद्युत योजना है सिंड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक क्षमता है पवन ऊर्जा की। चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों का अध्ययन कहलाता है खनिज विज्ञान में। मिट्टी से सिलिका को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है सिलिका पृथक्करण। तुमकुरू खनन बेल्ट स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक का कोलार जिला प्रसिद्ध है सोने की खानों के लिए। गुजरात में कलोर, मेहसाना और नवागम है तेल क्षेत्र। पृथ्वी की संरचना, विकास और प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन को कहा जाता है भूवैज्ञानिक। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक खदान है जावर खदान है उदयपुर राजस्थान। पृथ्वी की सबसे सतह की तल के निकट खनिजों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है उत्खनन। स्वर्ण अयस्क की दर से सबसे बड़े संसाधन स्थित है बिहार में। जलाऊ लकड़ी, कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के। चार्ल्स बेल और दोराबजी टाटा ने लोएस की खोज की थी राजहरा पहाड़ियों में। ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पृथ्वी खनिज, कोयला है गैर नवीकरणीय स्रोत। मॉर्फिन निकाला जाता है अफीम से। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान स्थित है झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा। जल को कठोर बनाने के लिए दो प्रमुख खनिज हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। सुंदरगढ़ मैग्नीज के भंडार स्थित है उड़ीसा में। असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मेघालय में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तृतीयक कोयला का। किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? कोयला। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। पृथ्वी की उपमहाद्वीपीय परत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है फेल्सपार। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा के। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र है झारखंड में। हिमाचल क्षेत्र में मणिकर्ण जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा के लिए। मोबली ब्लेडन नाम का सबसे बड़ा उत्पादक ग्लाइमेक्स खदान है जो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में मैग्नीज का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। कोंडोराइट अंतर्वेदी चट्टान किस खनिज संसाधन से संबंधित है? मैग्नीज। बेलाडीला लोएस खदान स्थित है छत्तीसगढ़ में। मयूरभंज लौ अयस्क खदान स्थित है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में मलांज खंड स्थित है प्रसिद्ध है तांबे के लिए। खोह दरीवा क्षेत्र किस खनन से संबंधित है? तांबा। कोरापुट में प्रचुर भंडार है बॉक्साइट का। तमिलनाडु के पास सबसे बड़ा भंडार है लिग्नाइट कोयला का। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट। इल्मेनाइट और रुटाइल दो प्रमुख खनिज हैं टाइटेनियम के। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। छत्तीसगढ़ का एक स्थान बेलाडीला जाना जाता है हेमेटाइट के भंडार के लिए। क्योंझर मैग्नीज की खदानें स्थित है उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें जानी जाती हैं तांबे के उत्पादन के लिए। कुद्रेमुख लोएस खदानें स्थित है कर्नाटक में। भूमिगत ताप पर लौह दोहन करने का पहला सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोएस इडालो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी शहर में। अमरकंटक विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चचाई में। बाणसागर विद्युत स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में। संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्केट रेंज प्रसिद्ध है लोएस के भंडार के लिए। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। राजस्थान में खनिज उत्पादक क्षेत्र काला स्खुटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति दर्ज की जिसका शीर्षक था गेहूं क्रांति।
भारत में हरित क्रांति नीतियों के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाने वाले उच्च उपज वाले किस्म के बीज किस देश से संबंधित है? मैक्सिको से। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। भारत के लिए मिरेकल चावल के रूप में जानी जाने वाली चावल की किस्म मिरेकल चावल के रूप में जानी जाने वाली चावल की किस्म जिसकी असाधारण पैदावार के साथ पहली बार 1967 में कटाई की गई थी वह है IR8। IRV8 विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की आवश्यकता होती है खरीफ की फसलों के लिए। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि बनाती है कमांड क्षेत्र। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जूट के। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग से हुई थी 1960 के दशक में। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है कुमारी। जूट, गोल्डन फाइबर और भांग की फसलें हैं रेशेदार फसलें। ओस, अमन और बोरो है धान की विभिन्न प्रकार की फसलें। झूम खेती को कुरबा के नाम से जाना जाता है झारखंड में। केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून को वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। बीटी कपास की फसल है आनुवंशिक रूप से संशोधित GM। हरित क्रांति का दूसरा चरण कवर करता है 1980 के दशक की अवधि को। भारत में कपास की फसलें उगाई जाती हैं खरीफ फसल के मौसम के दौरान। श्रम और पूंजी के कम निवेश के साथ बड़े खेतों की खेती को कहा जाता है व्यापक खेती। गेहूं और चावल की फसल को वर्गीकृत किया गया है बारीक अनाज के रूप में। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी को वर्गीकृत किया गया मोटे अनाज के रूप में। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसलों के बीच का मौसम को कहा जायद। भारतीय कृषि में जायद का मौसम आता है रबी के मौसम के बाद। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त अनुप्रयोग है सिंचाई। कृषक मुख्यतः अपने लिए जो उत्पादन करते हैं उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में। आज भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाता है मेघालय में। कपास और धान फसलें हैं खरीफ की। जूट, सूती जूट, ऊनी रेशम वस्त्रों का उत्पादन आता है कृषि आधारित वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत। रबर, चाय, चीनी, कॉफ़ी, खाद्य तेल का उत्पादन आता है कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है? 54.6%। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों के उपयोग को कहा जाता है गहन खेती। भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित होने वाली रेशे की फसल है जूट और कपास। गेहूं, सरसों, मटर और आलू उदाहरण है रबी की फसलों की। वह अवधि जो भारत की पहली हरित क्रांति को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करती है 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के पहले तक। अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है कर्नाटक में। रबर, चाय और कॉफ़ी है रोकड़ फसलें। जूट, कपास, सन और प्राकृतिक रेशम मुख्यतः रेशेदार फसलें। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM संबंधित है मीठी क्रांति से। गाय के गोबर का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है जैविक खाद के रूप में। भारत में हरित क्रांति के पहले चरण का समय अंतराल है मध्य 1960 से मध्य 1967। टाट के बोरे, रस्सियाँ, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं प्राकृतिक रेशों से। तिलहन जो रबी की फसल है और खरीफ की फसल दोनों रूपों में उगाई जाती है अरंडी के बीच। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी मैक्सिको से। कृषि में पारंपरिक आदानों के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के अभाव के कारण होता है उत्पादकता का निम्न स्तर। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है मेघालय में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू की थी पंजाब में। हरित क्रांति उच्च उपज वाली हाई किस्मों HYB बीजों की शुरुआत की थी चावल और गेहूं की। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में आए रुकावट को स्थायी रूप से खंडित कर दिया था हरित क्रांति ने। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों के आयात में कमी आई थी। वह फसल जो उत्तर भारत में
खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है तिल। किसानों द्वारा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है हरित क्रांति में। हरित क्रांति का फायदा आत्मनिर्भरता है खाद्यान्न में। भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था मध्य 1970 से 1980 के मध्य। खेती की कर्तन दहन प्रणाली का मुख्य कारण खेत किसकी उर्वरता को पूर्ति करना है, मृदा की। एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें उगाने की पद्धति कहलाती है बहुफसली पद्धति। रागी, ज्वार और बाजरा है मिलेट की फसलें। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। महावत किसके उत्पादन में मदद करती है, रबी की फसलों की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में होने वाली अल्प मात्रा वाली वर्षा को कहा जाता है महावत। जायद मौसम, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है ग्रीष्मकालीन फसल मौसम। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई थी गेहूं और धान में। शीत ऋतु के महीनों के दौरान वर्षा की उपलब्धता किन फसलों के उत्पादन में मदद करती है, रबी की फसलों के। मक्के की फसल का उपयोग दो रूपों में किया जाता है, खाद्यान्न और चारा। मक्के की फसल का उपयोग के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। बहुफसली पद्धति एक घटक है हरित क्रांति का। भारत में हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों के उपयोग में मुख्य आवश्यकता है उर्वरक और कीटनाशक की। C सुब्रमण्यम भारत में नई कृषि तकनीक लाए थे हरित क्रांति के समय। नहर प्रणाली एक विधि है सिंचाई की। भारत में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति के संबंध में किसके बीच असमानता बढ़ने का खतरा है, छोटे और बड़े किसानों के बीच। गहन निर्वाह प्रणाली का प्रचलन है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। एकल फसल उगाई जाती है वृक्षारोपण कृषि में। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। खाद्य फसलों को अधिक फायदा हुआ हरित क्रांति में। हरित क्रांति ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। HYVB का मतलब है अधिक उपज देने वाली बीज किस्में। रबड़, चाय, कॉफ़ी हैं बागानी फसलें। कर्नाटक में चिकमगलूर प्रसिद्ध है कॉफ़ी खेती के लिए। कृषि उत्पादन के संदर्भ में MSP का तात्पर्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं उदाहरण रबी फसल का। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक फायदा हुआ चावल और गेहूं की फसलों को। हरित क्रांति का पहला चरण था 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। ग्राफिक और बडिंग तकनीक का उपयोग के प्रसार और नई किस्में बनाने के लिए किया जाता है बागवानी तकनीक। यह पौधे को उनके आधार पर स्थित संकीर्ण नालियों के माध्यम से सीधे पानी पहुंचाता है। बूंद से सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के सूत्राधिकार थे वर्गीज कुरियन। अमन चावल धान की खेती की एक किस्म जिसे उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा भारत में शुरू की गई थी हरित क्रांति के बाद। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है कालेश्वरम तेलंगाना में। ब्लास्ट एक बीमारी है जो आमतौर पर प्रभावित करती है चावल के पौधों को। सरसों, तिल, जैतून स्रोत है वनस्पति तेल के। राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की थी पूर्व MS स्वामीनाथन ने। MSP किसकी सिफारिशों पर तय होती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। रबी की फसलें उगाई जाती हैं शीत ऋतु में। जोहड़ और खड़ीन पारंपरिक जल संचयन विधि का प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। टांकड़ एक पारंपरिक जल संचयन विधि का उपयोग किया जाता है राजस्थान में। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहरें।
गेहूँ, सरसों, चना की खेती की जाती है रबी मौसम में। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को आमतौर पर पाला जाता है शहतूत के पेड़ों पर। बीजों को सबसे अच्छा सुरक्षित किया जा सकता है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा। मध्य प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है बेवर एंड दहिया। आंध्र प्रदेश में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है पांडु व पेंदा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है बाले बाले या बाटरे। उड़ीसा में स्लैश एंड बर्न कृषि को कहा जाता है कोमान या ब्रिंगा। एक खरीफ फसल जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता के साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है वह है चावल की फसल। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में संकर बीजों का उपयोग किया गया था गेहूं के लिए। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी हैं रबी की फसलें। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास, मूंग और उड़द है खरीफ की फसलें। तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा है जायद की फसलें। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना उच्च उपज वाले किस्मों के बीज के विकास और वितरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी 1863 में। कृषि में सब्सिडी का तात्पर्य है किसानों को इनपुट प्राप्त करना बाजारी दरों से कम कीमतों पर। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उड़ीसा में चावल को माना जाता है निर्वाह फसल। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं चारा और पानी के लिए। कोई भी भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय तक परती या बिना खेती की छोड़ दी गई है तो उसे वर्गीकृत किया जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं जिन्हें आमतौर पर जाना जाता है मिलेट के नाम से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने की थी 1960 के दशक में। 11वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था ग्वालियर में। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई बैंगनी क्रांति को जाना जाता है लेवेंडर क्रांति के नाम से। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहर से। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक है निरपक टुटेज। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रेड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किया गया था 1970 में। अधिक श्रम और पूंजी निवेश के उपयोग द्वारा भूमि पर खेती को कहा जाता है गहन कृषि। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर खेती की शुरुआत की गई थी कॉफी की। फसल उत्पादकता में उछाल और कृषि रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि प्रमुखता विशेषता हरित क्रांति की। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक थे डी.एस. अठवाल। तरबूजा, खरबूजा, कद्दू, टमाटर, करेला, खीरा एक प्रकार है जायद ऋतु की फसल के। रासायनिक उर्वरकों, संकर बीजों का उपयोग और व्यापार सिंचाई विशेषताएं नई कृषि रणनीति की। भारत में नई कृषि रणनीति पेश की थी 1960 के दशक में। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से 2 फसलों पर केंद्रित था गेहूं और चावल। भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है मिश्रित खेती में। ज्वार, रागी, कोदो और बाजरा उदाहरण है जौ या मोटे अनाज के। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है 5 वर्ष के अंतराल पर। रेशम के कीटों की व्यावसायिक पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। कपास की खेती के लिए आवश्यकता होती है लगभग 210 पाले से मुक्त दिनों की। संकरी नालियाँ या पाइपों के माध्यम से सीधे पौधे के आधार तक जल पहुँचने की विधि कहलाती है ड्रिप सिंचाई। एक प्रकार की खेती जो किसान परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानी जाती है निर्वाह खेती। जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों के पास गिरता है लेटरल मूव सिंचाई की विधि में। जिस खेती में किसान सब्जियां उगाने में विशेषज्ञ होते हैं उस खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। फलों की खेती कहलाती है पॉमी कल्चर। जूम खेती या स्थानांतरित खेती को कहा जाता है स्लैश या वर्न फार्मिंग। काटो और जलाओ कृषि को बेवर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है दालों का। गन्ना गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जगह पर। गन्ने के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से 1000 सेंटीमीटर के बीच। रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती हैं और काटी जाती हैं अप्रैल से जून तक। काटो और जलाओ कृषि को पांडु या पेंडा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। काटो और जलाओ को कृषि को पामाडाबी या
कोमन या ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है चीन। उच्च उपज वाली किस्में कार्यक्रम शुरू में भारत में लागू किया गया था लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर पर। उच्च उपज देने वाली किस्में HB1 के बीजों का उपयोग सबसे पहले पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में किया गया था हरित क्रांति के प्रथम चरण में। कृषि की वृद्धि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल की काटने और जलाने की खेती की जाती है वर्षावन क्षेत्र में। भारत के योजना आयोग ने भारत को विभाजित किया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। काली मृदा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल है कपास। वह फसल जिसे अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का को 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह अच्छी तरह उगना है तो पुरानी जलोढ़ मृदा में। यह अच्छी तरह उगता है पुरानी जलोढ़ मृदा में। मृदा रहित कृषि कहलाती है हाइड्रोपोनिक यानी पानी में। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चर से मिलकर बना है, जिसमें एगर का अर्थ होता है मृदा। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य खाद्य फसल है गेहूँ। महोगनी के पेड़ पाए जाते उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। गांजा किसका उदाहरण है? एक रेशेदार फसल का। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के 209 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत है 51.09%। हाइड्रोक्लोरो डायफिनॉयल ट्राइक्लोरोमेथेन DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह नष्ट कर देता है लाभकारी कीट को। विभाजन के दौरान भारत ने खेती योग्य एक बड़ा हिस्सा खो दिया कपास का। मध्य एवं दक्षिणी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है ज्वार। अरेबिका एक प्रकार की कॉफी है जिसे भारत लाया था यमन से। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा लाल लेटेराइट मृदा। तारामीरा एक किस्म है तिलहनी फसल की। भूजल का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। वह नींद जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतर आकार तय करना शामिल हो कहलाती है भूमि सीमा। खड़ीना दोहरा जल संचयन प्रणाली का प्रचलन है राजस्थान में। जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका है बावड़ी। सदाबहार क्रांति शब्द गढ़ा गया था MS स्वामीनाथन द्वारा। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। घटते क्रम में गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से किन राज्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि किया था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1960 में। स्वतंत्रता के समय भारतीय किसानों को कौन सी फसलें पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? नगदी फसलें। 1960 में कृष्णाचारी रिपोर्ट तैयार की गई थी कृषि मूल्यों पर। ग्रे रंग किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? उर्वरक क्रांति से। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी का उत्पादन करते हैं इस प्रकार की खेती कहलाती है ट्रक खेती। भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत है किलोमीटर प्रति घंटे में? पंजाब में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं दलदली फसलें। अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में और नीची मृदा में उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? मक्का। मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा पौधों के लिए आवश्यक मृदा की नमी से अधिक हो जाती है, इसे कहा जाता है आर्द्रभूमि खेती। भारत का भौतिक विस्तार जिस पर फसल बोई और काटी जाती है कहलाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। वह प्रकृति जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ लगाते हैं कृषि वानिकी। चाय और कॉफ़ी किस श्रेणी की फसलों के अंतर्गत आते हैं? वृक्षारोपण फसलें। मोटे कपड़े, थैले, बोरियां तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त होता है जूट। भारत के किस राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। भारत की किस समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना कहलाता है समोच्च जुताई। भारत की श्वेत क्रांति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गुजरात से। पशुओं का पालन पोषण तथा फसलें एक साथ उगाना किसकी प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की। निकटता में दो या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रथा कहलाती है अंतर फसल। गैसें जो दलदलों और धानों
के खेतों से उत्सर्जित होती है मीथेन। लगाई गई पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली को कहा जाता है तुक या प्रणाली। बाजरा, रागी, ज्वार, समा, बाजरा, बरीगा, सूखा सैनीय फसल है। रेशम प्राप्त होता है बॉम्बिवक्स मोरी से। पीली क्रांति का तात्पर्य किसका उत्पादन बढ़ाने से? तिलहन। पौधे के चारों ओर या संपूर्ण रोपण क्षेत्र में मृदा की सतह पर पदार्थ की एक परत चढ़ाना कहलाता है मल्चिंग, घास पात से ढकना। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है जोधपुर में। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। विटीकल्चर या अंगूर की खेती अब एक विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? शहद की। भारत में स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है 1991 से 2003। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्तन नयन प्रणाली किसको कहा जाता है? दीपा। भूरी रंग की क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा, कोकोआ से। इचिनियोक्लोआ क्रूस गैली बार्नयार्ड घास प्रमुख खरपतवार है चावल की फसल का। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूश ऊन किससे प्राप्त होता है? तिब्बती मृग से। ज्वार, बाजरा और धान है खरीफ की फसलें। कौन सा पौधा हरा सोना के नाम से जाना जाता है? बांस का पौधा। अफगानिस्तान का हेलचंद प्रांत अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA शुरू की गई थी ICR द्वारा। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है खोई बगेस। भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है केरल को। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में एक है कृषि। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। BT कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान। भारत में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य केरल। पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है मेघालय में। राजस्थान में काटू जलाव कृषि को कहा जाता है बाल्ट्री। मणिपुर में बाल्ट्री ऐसे कहते हैं जब कभी आग जलती है तो हम बाल्टी लेकर पानी से बुझाने के लिए जाते हैं। मणिपुर में शिफ्टिंग या झूम की खेती को किस नाम से जाना जाता है? पामलू। IR8 एक बौना किस्म है चावल की। पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरा शब्द संबंधित है चावल की किस्म से। विश्व में जूट के अग्रणी उत्पादक देश है भारत और बांग्लादेश। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 1960 से 1970 दशक के मध्य। मक्के की फसल के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। भूमि की भौतिक सीमा जिस पर फसल बोई और काटी जाती कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। एरी, तूसर, शहतूश और मूंगा प्रकार है रेशम के। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रम को जाना जाता है हरित क्रांति के नाम से। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध अमेरिकी कपास की किस्म को कहा जाता है नरमा। कृषि में HYV का अर्थ है उच्च उपज देने वाली किस्म। भारत में गहन कृषि विकास के लिए 1960 में शुरू किया गया कार्यक्रम था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। MS स्वामीनाथन, विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है हरित क्रांति से। सोनालिका उच्च उत्पादन वाली किस्म गेहूं की। भारत में कीटनाशक HYV बीज सिंचाई सुविधाएं प्रमुख घटक हैं हरित क्रांति के। भारत में सिंचाई प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि हुई थी शुद्ध सिंचित क्षेत्र में। भारत के अंतिम निर्वाह कृषि के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति है निम्न। भारत में मानसून की शुरुआत में शुरू होने वाले क्रम में फसल मौसम में खरीफ, रबी, जायद। वैकल्पिक पद्धतियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें उदाहरण है अंतर्वर्ती फसल की। कॉफ़ी बागानों को नुकसान हो सकता है दानों के पकने के समय वर्षा होने से। भारत में तरबूजे और खरबूजे का उत्पादन होता है जायद मौसम में। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता और वर्षा किसकी खेती के लिए उपयुक्त स्थिति है? चावल की। अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए न्यूनतम वर्षा आवश्यक है 50 से 125 सेंटीमीटर।
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास इत्यादि हैं खरीफ फसलें। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है राजस्थान में। भारत में पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से जुड़ा त्यौहार है बैसाखी। चावल की खेती की जावो प्रणाली किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? नागालैंड में। चावल, कपास और गन्ना है सर्वाधिक पानी की खपत करने वाली फसलें। राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई थी 2005 में। राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई 2005 में। स्थानांतरण खेती को जाना जाता है झूम कृषि से। इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में एक कृषि डाक टिकट जारी किया था गेहूं क्रांति के लिए। भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर और दहिया पांडु शब्द किसके स्थानीय नाम है? खेती के आदिम रूप के। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में उगाई जाने वाली आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म कपास। गेहूं, जौ, जई दालें और सरसों अलसी हैं रबी की फसलें। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF स्थित है झांसी में। रबी की फसलों की कटाई की जाती है मार्च जून में। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का रूप है झूमिंग कृषि। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। केरल की सबसे आवश्यक या मुख्य फसल है चावल। कृषि का एक प्रकार जो मानसून एवं मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है आदिम निर्वाह कृषि। वह फसल जो विकास के लिए 210 दिन तक ठंड से मुक्त और तेज धूप में जीवित रहती है कपास। किन राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। कपास, सन, जूट, ऊन, रेशम है प्राकृतिक फाइबर। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक मेल खाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है भारत। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। जम्मू एवं कश्मीर का पंपोर शहर जाना जाता है केसर की खेती के लिए। एक वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने को कहा जाना जाता है बहुफसली कृषि। जूट, कॉफ़ी, चाय, कोको, कपास और गन्ना है नकदी फसलें। इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम खेती को कहते हैं लेदांग। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को कहते हैं मिल्पा। रोका स्थानांतरित खेती का नाम है ब्राज़ील में। चीना स्थानांतरित खेती का नाम है श्रीलंका में। मसूले स्थानांतरित खेती का नाम है जेरे नदी घाटी में। तामराई स्थानांतरित खेती का नाम है थाईलैंड में। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया किस्में है कॉफ़ी की। एक ही खेत में निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को कहते हैं अंतर फसल। अलग अलग पंक्ति व्यवस्था में दो से अधिक फसलों का एक साथ उगने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर फसल। कृषि योग्य भूमि जो एक वर्ष में अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक बंजर पड़ी रहती है उसे कहा जाता है चालू पर्तीय भूमि से इतर पर्तीय भूमि। माही कंचन एक संकर किस्म है मक्के का। RCB 911 संकर किस्म है बाजरे का। कड़कनाथ एक नस्ल है मुर्गे का। लेनिन का कपड़ा प्राप्त होता है सन के पौधे के रेशे से। कॉपर कपड़ा प्राप्त होता है नारियल के पौधे के रेशेदार भूसी से। मोहायर कपड़ा प्राप्त होता है अंगोरा बकरी के बाल से। डाउन कपड़ा प्राप्त होता है बत्तख और गीज के पंखों से। करेवा कश्मीर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की। ट्रक खेती का संबंध है सब्जियों से। प्राकृतिक खेती के अन्वेषक थे मोसा नोबू फुकुओका। वह प्रक्रिया जिसमें पोषक तत्व या संदूषक पानी के साथ बह जाते हैं या पानी की निचली परत में चले जाते हैं लीचिंग। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किए गए नवीन जलों को कहा जाता है खादर। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम खनिज पाए जाते हैं काली मिट्टी में। पंजाब के मध्य मैदानी क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी में समृद्ध राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ था निक्षालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। मिट्टी में क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों को माना जाता है ह्यूमस। प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है के क्षेत्र को कहा जाता है डेक्कन ट्रैप। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह उपयुक्त होती है कपास के रूप में कपास की खेती के लिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल द्वारा कवर होने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। भारत में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी को जाना जाता है रेंगुर मिट्टी के नाम से। लोयस मिट्टी बनी होती है गाद और धूल से। यदि मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो उसे कहते हैं चिकनी मिट्टी। रसायन या कार्बनिक पदार्थों का
मानव निर्मित संयोजन है सिंथेटिक उर्वरक। कृत्रिम उपग्रह के अत्यधिक उपयोग से होता है मृदा क्षरण। इंसेप्टिसोल को भारत में सबसे व्यापक रूप से वितरित मृदा क्रम माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा काजू के पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लेटराइट शब्द लैटिन शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। खादर जलोढ़ मिट्टी जमा होती है खाद्य पदार्थों द्वारा। काली मिट्टी को जाना जाता है रेंगुर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की। अपक्षय के कारण निर्माण होता है मिट्टी का। ऊपर से मृदा की तीसरी परत है आधा स्तर। लेटराइट मिट्टी समृद्ध होती है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से। भारत में मिट्टी में जल में घुलनशील लवणों के संचय को कहा जाता है लवणीकरण। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है सस्यावर्धन के रूप में। वह मिट्टी जो चूना, लोहा, एल्यूमिना और मैग्नीशिया से समृद्ध है। काली मिट्टी काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी को जाना जाता है स्थानीय रूप से धूर, रे, कलर और ऊसर मृदा के रूप में। मृदा की वह परत जिसमें ह्यूमस होता है जो मृदा को उपजाऊ बनाता है ऊपरी मृदा। कश्मीरी घाटी में हिमानी मृदा और मोराइन एम्बेडेड सामग्रियों के भंडार को कहा जाता है करेबा। काली मृदा भारत में पाई जाती है डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में। मिट्टी की खेती गेहूँ की खेती सबसे अच्छी होती है अच्छी जल निकास वाली दोमट मृदा में। जल संवर्धन की विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई वाली मृदा है काली मृदा। जलोढ़ मृदा का रंग भिन्न होता है हल्के भूरे से राख भूरे रंग में। मृदा द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है लौह। जल में घुलनशील अकार्बनिक पदार्थ पोषक तत्व मृदा के क्षितिज में चले जाते हैं और लवण के रूप में अपेक्षित हो जाते हैं निचालन प्रक्रिया से। उर्वरक ह्यूमस प्रदान नहीं करता मृदा को। मृदा की ऊपरी परत में सर्वाधिक सांद्रता होती है ह्यूमस की। शुष्क मृदा अब विशिष्ट रूप से विकसित होती है पश्चिमी राजस्थान में। मृदा का संचय स्थलाकृत द्वारा निर्धारित होता है जो कारकों में से एक है मृदा निर्माण के। काली मृदा जिसे रेंगुर मृदा या कपास मृदा भी कहा जाता है आमतौर पर कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस पदार्थों की। दो या दो से अधिक फसलें पास उगने की प्रणाली है अंतरराष्ट्रीय। पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध हवा और तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है और मृदा का कटाव कम रोकता है। आश्रय पट्टियाँ भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में गहन जमाव और जलोढ़ मृदा का गहन जमाव है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की एक परत से ढकने की प्रक्रिया है पलवार करना। विखंडन, निचालन, अपक्षय, आर्द्रीकरण और खनिजीकरण 5 चरण है अपघटन के। लावा पठार समृद्ध है काली मृदा से। भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है भूमि पुनर्ग्रहण। कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लेटराइट मृदा। भूस्खलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता मृदा के निर्माण में। मृदा की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले एक मृदा जिस भार का सामना कर सकती है उसे कहा जाता है वहन क्षमता। मृदा का वह भाग जिसमें ह्यूमस होता है ए संस्तर। हिमानी मृदा और मोराइन से युक्त अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव कहा जाता है करेबा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली और अक्सर माफिक आग्नेय आधारशिला पर विकसित होने वाली गहरी लाल मृदा को कहा जाता है लैटेराइट। भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। पीट युक्त मृदा पाई जाती है भारी वर्षा उच्च आर्द्रता में। पुरानी जलोढ़ और नया जलोढ़ मृदा क्रम से बांगर और खादर। भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1956 में। पेडोलॉजी एक शाखा है मृदा विज्ञान की। रेतीली मृदा वाले खेतों के लिए आदर्श फसल है चना। पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया गया था? मृदा भूगोल। महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन समुद्र विज्ञान। पुरानी जड़ों को कहा जाता है भांगर। बाढ़ के मैदानों के नए ताजे निक्षेपों को कहा जाता है खादर। बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में
वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना रोकथाम एक तरीका है हवा से मृदा के कटाव का। जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने % कवर करती है? 40%। मृदा और उनके गुणों के विकास को कहा जाता है मृदा का निर्माण। भारत में डेक्कन ट्रैप क्षेत्र किसकी विशेषता का पर्वत है? काली मृदा का। किस मृदा के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? चिकनी मृदा। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा सहायक होती है चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए। रेगिस्तान में शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण किसकी 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 रोकथाम में मदद करता है? मृदा अपरदन। भूमि उपयोग प्रणाली जो पेड़ों या झाड़ियों को कृषि के साथ एकीकृत करती है, कृषि वन। काली मृदा अपनी किस धारण क्षमता के लिए जानी जाती है? नमी। ऊसर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? लवड़ी मृदा। किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? चिकनी मृदा में। बिहार उड़ीसा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी है पीट मृदा। मृदा की उर्वरता किसके उचित मिश्रण से निर्धारित होती है? खनिज और कार्बनिक पदार्थों के। एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम और मैग्नीज और इत्यादि के ऑक्साइडों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है लैटेराइट मृदा में। सीढ़ीदार कृषि, बफर स्ट्रिप, फसल चक्र, वन संरक्षण, वन रोपण की विधियां मृदा संरक्षण की। मृदा की सबसे निचली परत को कहते हैं शैल संस्तर। जल की अधिकतम मात्रा धारण करने वाली मिट्टी है चिकनी मृदा। खनिज कण, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु मूलभूत घटक हैं मृदा के। चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है लैटेराइट मृदा में। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधे के बीच को खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं पलवार करना। गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त मृदा है चिकनी मृदा और दोमट मृदा। जल एक अंतःस्रावण दर अधिकतम होता है रेतीली मृदा में। जल का अंतःस्रावण दर न्यूनतम होता है चिकनी मृदा में। खादर और बांगर संबंधित है जलोढ़ मृदा से। सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है चिकनी मृदा में। वर्षा के मौसम में पौधों में मृदा की नमी आवश्यकता से अधिक होती है आर्द्र भूमि खेती में। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निचालन के कारण कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है? लैटेराइट मृदा। कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा है काली मिट्टी। मुल्तानी मृदा को कहा जाता है चिकनी मृदा। सिंध, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी प्रणालियों के लिए निक्षेपण से निर्मित मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। भारत में रेंगुर मृदा को जाना जाता है काली कपास की मृदा के नाम से। प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है मृदा विज्ञान। अतिचारण एक कारण है मृदा अपरदन का। बांगर मृदा है पुरानी जलोढ़ मृदा का। मध्य प्रदेश की कर्तन दहन प्रणाली है बेवर या दहिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम और मैग्नीशियम मृदा के कौन है? माइक्रो पोषक तत्व। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनने वाली मृदा एक प्रकार है लैटेराइट मृदा। रेक, राकर, कल्लर है लवड़ी मृदा। उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ जलोढ़ मृदा से। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स और जेलसोल्स और हिस्टोसोल्स, अल्टिसोल्स और मोलिसोल्स वर्ग ऑर्डर है मृदा के। बिना क्षितिज वाली कमजोर विकसित मिट्टी कहलाती है एंटीसोल मिट्टी। कमजोर या शीघ्र विकसित क्षितिज वाली मिट्टी कहलाती है इंसेप्टिसोल मिट्टी। वह मिट्टी जो बहुत पुरानी और अत्यधिक अपक्षयी होती है कहलाती है ऑक्सीसोल। वह मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है कहलाती है स्टोसोल। चिकनी मिट्टी जिसमें वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए गहरी चौड़ी दरारें होती हैं कहलाती है वर्टिसोल। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किससे आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी से। मिट्टी से पौधे के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को हटाना कहलाता है मिट्टी की दुर्बलता। वह मिट्टी जो पेडोलॉजी क्षितिज विकास का बहुत कम या कोई सबूत नहीं दिखाती एंटीसोल्स। मिट्टी में कैल्सिफिकेशन उस क्षेत्र में होता है जहाँ बाष्पीकरण उत्सर्जन अधिक होता है वर्षा से। किससे होता है बाष्पीकरण उत्सर्जन अधिक? वर्षा से। पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है क्या कहलाती? बांगर। स्थलाकृत जो शिवालिक की तलहटी में पाई जाती है भावर। वह मिट्टी जो उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैली जलोढ़ मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में उत्पादित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्रों में। लाल मृदा वर्ण किसके कारण होता है? लौ यौगिक।
पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन को कहा जाता है सुंदरवन। वे वन जो वार्षिक वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बढ़ते और हैं और उन्हें जाना जाता है आर्द्र पर्णपाती वन के रूप में। साल, आंवला, शीशम और महुआ की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं नम पर्णपाती वनों में। हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने से वनस्पति में परिवर्तन होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से विभाजित किया गया 5 समूह में। बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन समृद्ध है मैंग्रोव वनों से। महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में। भारतीय ऊंट पाए जाते हैं झाड़ियों और कांटेदार जंगली क्षेत्रों में। भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं झाड़ियों और कटीलेदार जंगली क्षेत्रों में। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन में वार्षिक वर्षा होती है 51 सेंटीमीटर से 151 तक। साल, बबूल और बांस प्रकार हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के। आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ हिस्सा हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले वन का प्रकार है पर्णपाती वन। भारत में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। भारत में सबसे व्यापक प्रकार के घन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है भीतरगढ़ नेशनल पार्क। वायु, पौधे, घास, फोटोप्लांक्टन, पेड़ जैसे प्राथमिक उत्पादक संबंधित है प्रथम पोषी स्तर से। देवदार के पेड़ रेडवुड और जिनके पेड़ सभी उदाहरण हैं शंकुधारी पेड़ों के। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उपयुक्त हैं चंदन के पेड़ उगाने के लिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य था कर्नाटक। बायोम जो आमतौर पर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है और हिम रेखा के नीचे का क्षेत्र तक फैला होता है अल्पाइन बायोम। अमेजोन वर्षावन जिसे पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है स्थित है दक्षिण अमेरिका में। अमेजोन वर्षावन 9 देशों ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रांस के विदेशी क्षेत्र फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है अमेजोन वर्षावन। ठीक है। अरवरी वन पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसमें मूलतः से पेड़ पाए जाते हैं साल के। वन जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं और इन्हें टैगा बोरियल वन भी कहा जाता है शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन संचरित होती हैं 4 परतों में। इनकी 4 परतें हैं इमरजेंट, कैनोपी, अंडरस्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की परतें दो परतें अंडरस्टोरी और वन तल पर छत बनाती हैं वे हैं कैनोपी परतें। ऊंट पाया जाता है कटीले जंगल और झाड़ियों में। याक, हिमतेंदुआ और चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। मगरमच्छ पाया जाता है मैंग्रोव वन में। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वन। बांस, एपीफाइट्स, एनी, सैमुल, गुटेल, मुडेन जैसी पौधे किस्में पाई जाती हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं गर्म और आर्द्र क्षेत्र में। मॉस और लाइकेन वन पाए जाते हैं टुंडा वन में। विश्व के अधिकांश वृक्षारोपण और वनस्पतियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है घास के मैदान। उत्तरी गोलार्ध के मुख्य अक्षांशों में पाए जाने वाले शंकुधारी वन है टैगा वन। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा अगर सामान्य वृक्ष हैं सदाबहार वन के। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पेड़ लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में माध्य वार्षिक औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। पंपास घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में। भारत में सिल्वर फिर जूनिपर्स पाइन और बिर्च आमतौर पर पाए जाने वाले पेड़ हैं पर्वतीय वन में। आर्द्र शीतोष्ण वन के वन पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है कैंपोस। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में स्थित वनों के प्रकार है समशीतोष्ण सदाबहार वन। तीतर और मोनल जैसे पक्षी पाए जाते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में। चीर एक वृक्ष है जो पाया जाता है पर्वतीय वनस्पति में। पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण एक घास विलुप्त होने की कगार पर है हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरॉन।
भारत के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक मानकी को वर्गीकृत किया है 3 श्रेणियों में। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में पाया जाने वाला बायोम है शंकुधारी वन। कांटेदार जंगलों और झाड़ियों की जलवायु पारिस्थितिकी सबसे आदर्श है यूकोफोर्बिया पौधे की प्रजाति के लिए। देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। समशीतोष्ण घात के मैदान आदर्श हैं गेहूं की खेती के लिए। पश्चिमी वन को किस नाम से जाना जाता है? तूफानी चालीसा। स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है मध्य एशिया या पूर्वी यूरोप में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान है प्रेरी। शुष्क पर्णपाती वन वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच। समशीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ अधिकतम वर्षा होती है एक वर्ष में 500 से 1500 मिमी के बीच। उत्तरी मध्य हिमालय श्रृंखला 1801 से लेकर 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी में पाए जाने वाले पेड़ हैं ओक, जूनिपर्स और मेपल। चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। वायु, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मृदा की संरचना, लवणता, विकिरण, प्रदूषण को शामिल किया गया है अजैविक कारकों के अंतर्गत। परत अपरदन सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है भूमि अपरदन में। रेणुका वेटलैंड नामक रामसर वेटलैंड साइट स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीवित वृक्ष प्रजातियां हैं हिमाचल ब्रिस्टल कोन पाइन्स। सुंदरी वृक्ष मिलता है सुंदरबन के डेल्टा में पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार उत्तर पूर्व क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। लाल चंदन ज़्यादातर पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव वन उग सकते हैं खारे जल में। निजी व्यक्तियों और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अवर्गीकृत वन। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स पाया जाता है पर्वतीय वन में। अच्छद वनस्पति को कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। अरवरी वन स्थित है मैदानपुर पश्चिम बंगाल में। कौन से वन गुज्जर और बकराल जैसी खानाबदोश जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं? पर्वतीय वन। कौन सा जीवों अपने शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है? बेरियल वन। नष्ट हुए वनों में नए पेड़ लगाना कहलाता है वनीकरण। तेंदु, अमलतास, बेल किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? शुष्क पर्णपाती वनों के। आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक यात्रा करते हुए बायोम के क्रम टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट और नीलगिरी तहर जानवर पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। भारत में टुंडा वनस्पति पाई जाती है हिमाचल क्षेत्र में। मैंग्रोव वनों के पौधे पेड़ों की जड़ें होती हैं जल में डूबी हुई। चीड़ पाइन पाया जाता है पर्वतीय वनों में। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना। विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है रेडवुड। हिमालयन यू औषधि पौधा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। पाम क्या है? पाम एक रेगिस्तानी वृक्ष है। महोगनी का उपयोग किया जाता है लकड़ी के लिए। साल और सागौन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। साल और सागौन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के। आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल प्रमुख प्रजातियां शुष्क पर्णपाती वनों की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। देश के शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में होने वाली वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी श्रेणियाँ हैं सामाजिक वानिकी की। न्यून प्रतिशत वन आच्छादित केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। दक्षिण एशिया में विश्व के मैंग्रोव वनों का प्रतिशत
है लगभग 7%। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाने वाले वन क्षेत्रों को कहा जाता है बेरियल टैगा वन। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1980 में। ऐसा वृक्ष जिनमें पत्तियों के स्थान पर सुइयां तथा फूलों के स्थान पर शंख उगते पाए जाते हैं, शंकुधारी सदाबहार वन। भूमध्य तैरती हुई वनस्पति समूह के लिए प्रसिद्ध स्थान है लोकटक झील। सांप, बंदर, मेंढक सामान्यतः पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरबन। विश्व के वनों के विनाश को कहते हैं वनोन्मूलन। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जंगल में अन्य पौधों पर छत बनाने वाले ऊंचे पेड़ों की शाखाओं का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है बितान। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा को आच्छादित करने वाली वनस्पति है मैंग्रोव वन। ओक, मेपल, रोडोडेंड्रॉन, बिर्च, लॉरेल पेड़ किस शीतोष्ण उपोष्ण क्षेत्र से संबंधित है? हिमालय। नीलगिरी, अनाईमलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को कहा जाता है शोला। वह क्षेत्र जो खट्टे फलों का प्रमुख आपूर्ति करता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने वाली प्राकृतिक वनस्पति है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पंपास और लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। घने पर्णपाती वनों से आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। बन्नी घास का मैदान स्थित है कच्छ, गुजरात में। बुग्याल घास का मैदान स्थित है उत्तराखंड में। शोला वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदरबन। ठीक है, अब देखो आप जलवायु भारत में 6 प्रकार की जलवायु विभाजित किया गया है। कोपेन के अनुसार भारत की प्रमुख जलवायु है समूह ये है। सब देखो, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है AF, AM और AW। ठीक है, नो ड्राई सीजन, मॉनसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन, विंटर ड्राई सीजन। ठीक है, ऐसे करके। बी शुष्क जलवायु लो इनको देख लेना। ठीक है, मध्य अक्षांश रेगिस्तान BW के पाए जाते हैं 35 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच। भूमध्य रेखा पर स्थित निम्न दाब क्षेत्र को परिभाषित किया गया है अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र ITCZ के रूप में। 1 सितंबर बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है दक्षिणी गोलार्ध में। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को मध्य एशिया में आने वाले अत्यधिक ठंडी हवाओं से सुरक्षित करता है हिमालय। बंगाल और बिहार में प्री मानसून वर्षा और तूफान को भी कहा जाता है कौल बैसाखी। किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले नियंत्रण कणों की संख्या है 6। किसी भी स्थान की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया गया। मतलब किसी स्थान की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण होते हैं: अक्षांश, ऊंचाई, दाब, पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी। ठीक है, महाद्वीपता, समुद्री धाराएं और राहत विशेषताएं। ठीक है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1875 को। केरल भारत का पहला राज्य है जो वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। भारत में दिन और रात के तापमान में सबसे कम अंतर वाला राज्य है केरल। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बेबी क्राइस्ट। किसका अनुमान लगाने के लिए ताहिती प्रशांत महासागर और उत्तर ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में डार्विन पर दाब के अंतर की गणना की जाती है मानसूनों की तीव्रता पर। ठीक है, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित उच्च दाब वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति प्रभावित करती है भारतीय मानसून को। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसिन से लिया गया है जिसका अर्थ है हवाओं का मौसम। हिमालय के उत्तर में तिब्बती उच्चभूमि के समानांतर एशियाई महाद्वीप में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है जेड धाराएं। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जलवायु है समुद्री पश्चिमी तटों की जलवायु।
प्री मानसून बारिश के नाम से प्री मानसून बारिश के नाम से जाना जाता है मैंगो शावर को। अत्यधिक कम तापमान पर पानी बर्फ में बदल जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। मेघालय में वार्षिक वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है उत्तरी मैदान में। उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निकलने वाली हवाओं से संबंधित वर्षा होती है। प्रति चक्रवात के कारण हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। चक्रवातों में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वह क्षेत्र जिसमें कम अवधि के ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्रभूमि शीत होती है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में मानसून वर्षा ऋतु रहती है जून से सितंबर तक। गर्मी में मौसम में लू हवा चलती है उत्तर भारत में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में शीत ऋतु के दौरान होने वाली चक्रवाती वर्षा को कहा जाता है महावत। भारत में मानसून की वापसी होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में। काल वैसाखी तूफान का संबंध है पश्चिम बंगाल में। ऊंचाई, अक्षांश और हवाएं कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं भारत की जलवायु को। दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। जेट प्रवाह एक विशेष रूप है भू आकृति पवनों का। तमिलनाडु में वर्षा होती है शीत ऋतु में। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते मानसून के दौरान। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शुष्क शीत ऋतु के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का कोड है AW कोड। हिमालय पर्वत, दक्षिण महासागर और पश्चिमी घाट ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं भारत की जलवायु को। दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पश्चिमी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिमी। ITCZ की स्थिति में बदलाव भारत में प्रभावित कर सकता है मानसून पैटर्न को। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। समान मात्रा में बादल आवरण वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखाओं कहा जाता है समवेद रेखा। भारत में सबसे कम तापमान होता है द्रास में। हिमालय पर्वत एक प्रभावी जलवायु विभाजन के रूप में उपमहाद्वीप की रक्षा करता है ठंडी उत्तरी हवाओं से। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहाँ वर्षा होती है 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच। यदि दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान एक या अधिक सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो इसे कहता है मानसून में विराम। बैसाखी के महीने में असम में आने वाले तूफान को क्या कहा जाता है बर्डोइस्ला। ये उष्णकटिबंधीय बी शुष्क सी समशीतोष्ण और डी महाद्वीपीय और ई ध्रुवीय 5 मुख्य समूह हैं कोपेन जलवायु योजना के। वह कारक जो भारतीय महाद्वीप से निचले इलाकों में सर्दियों की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी लाता है। पश्चिमी विक्षोभ स्टेपी बायोम एक शुष्क घास का मैदान है जो समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। स्थित है उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच। जलवायु वर्गीकरण पहली बार रूसी भाषा में पृथ्वी के तापीय क्षेत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था 1884 में। कोपेन के भारत में जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु का प्रतिनिधित्व किया था BSW द्वारा। भारत में जलवायु के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य भौगोलिक कारक हैं स्थलकृत जल और जलवायु। भारत में सर्दियों के महीनों में मंडियों के दौरान मौसम सतही दबाव के वितरण से प्रभावित होता है मध्य और पश्चिमी एशिया। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर माह में। गर्मी के मौसम में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ होने वाली भारी वर्षा को कहा जाता है काल वैशाखी। लू एक विशिष्ट विशेषता है ग्रीष्म के मौसम की। लू गर्मियों में चलने वाली शुष्क हवा है जो भारत के उत्तरी भाग में चलती है मई और जून के महीनों में। शीत ऋतु का मौसम आता है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। तीव्र गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को कहा जाता है मानसून का प्रस्फुटन, मतलब मानसून का निकलना। उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं किस राज्य से सर्दियों की वर्षा का मुख्य कारण है तमिलनाडु में। किस मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं का प्रभुत्व होता है सर्दियों में।
उत्तर की ओर चलने वाली हवाएं किस गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली बेल्ट से उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध की। ब्लॉसम शॉवर सामान्य केरल में। भारत में जून की शुरुआत से मध्य सितंबर तक मानसून की अवधि होती है 100 से 120 दिनों की। एक भूमध्य सागरीय फसल जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु में उत्पादित की जा सकती है, रबर। भारत की जलवायु का वर्णन किया गया है मानसून प्रकार से। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, लोग मौसम की विषम स्थितियों का अनुभव करते हैं, विषम स्थितियों का अनुभव करते हैं। शीतकाल में भारत की मौसम परिस्थितियों दबाव के वितरण से प्रभावित होती है मध्य और पश्चिमी एशिया में। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। उत्तर पूर्वी मानसून प्रमुख रूप से वर्षा के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण भारत में जब नम हवा पहाड़ों की श्रृंखला के ऊपर से गुजरती है तो होने वाली वर्षा कहलाती है पर्वतीय वर्षा। पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना कहलाता है अल नीनो। एक प्रकार की वर्षा जिसमें सम्मयन धाराओं का निर्माण होता है, सम्मयनी वर्षा। क्यू 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 क्यूमयो लो क्यूमनोलो निम्बस थंडर ड्रैगन एक प्रकार का है बादल है, एक प्रकार बादल है। वह तट जो तमिलनाडु में पुलकट झील और कन्याकुमारी के बीच फैला हुआ है, कोरोमंडल तट। चक्रवात उच्च गति वाली हवाओं और किसके अंतर के कारण होते हैं? वायुदाब के कारण। गर्म दिन और ठंडी रातें किस क्षेत्र की सर्दियों की विशेषताएं हैं? उत्तरी भारत की। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। कोपेन प्रकार की जलवायु के अनुसार AF कोड दर्शाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। 1884 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली प्रकाशित की गई थी व्लादिमीर कोपेन द्वारा। कोपेन जलवायु वर्गीकृत करती है, किसको वर्गीकृत करती है? विश्व में जलवायु क्षेत्रों को स्थानीय वनस्पतियों के आधार पर। किसके आधार पर करती है? स्थानीय वनस्पतियों के आधार पर। भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान पर्याप्त वर्षा का होने का कारण है पश्चिमी घाट। उष्ण जलवायु में शरीर का आकार रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोलाकार और सघन होता है। यह नियम दिया था एलन के द्वारा। सनस्ट्रोक होता है लू के कारण। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द मौसम से। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर के समय वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में शुष्क शीत ऋतु वाले मानसून की निरूपित किया गया है CWG द्वारा। उत्तर पूर्व मानसून और तमिलनाडु की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाने वाली जलवायु है माउंटेन जलवायु। पश्चिमी घाट, मलाबार घाट और दक्षिणी असम में पाई जाने वाली जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाने वाली जलवायु है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाने वाली जलवायु है गर्म रेगिस्तान और शुष्क जलवायु। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय होता है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग। ब्लॉसम शॉवर कॉफी के पुष्प को खिलने में मदद करता है कर्नाटक में। चक्रवात के केंद्र के शांत क्षेत्र को कहा जाता है तूफान की आग। तमिलनाडु को कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या में वर्गीकृत किया गया 7। हेमंत ऋतु आती है नवंबर दिसंबर में। ताहिती में एक ऋणात्मक दाब अंतर इंगित करता है औसत से कम और देर से मानसून का। बारडोली छेड़ा का दूसरा नाम है नॉरबेस्टर। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाएं हैं लू। भूमध्य सागरीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश में। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से कम। समुद्र के किनारे के शहर अनुभव करते हैं मध्यम जलवायु का। भारत में जून से सितंबर तक मौसम रहता है वर्षा मानसून ऋतु का। असम की जलवायु को वर्णित किया जा सकता है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में। अत्यधिक ठंड और शुष्कता से जुड़ी हवा ध्रुवीय पूर्वी हवाएं हैं।
भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी विषमता है भारत के आंतरिक भाग के क्षेत्रों में। जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्रों से दूर देश के आंतरिक भागों की ओर बढ़ते हैं, तापमान का दायरा बढ़ता जाता है। तापमान का दायरा कैसा होता है? बढ़ता जाता है। ENSO का अर्थ है अल नीनो, दक्षिणी दोलन। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को कहते हैं मानसून। आमतौर पर लगभग 25 वर्षों की अवधि में एकत्र होने वाली दीर्घकालिक मौसम परिस्थितियों को कहा जाता है जलवायु। गर्मियों के महीनों में वायु दाब में गिरावट का अनुभव होता है भारत के उत्तरी भाग में अनुभव होता है भारत के उत्तरी भाग में। तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु की गति सहित दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय स्थितियां हैं मौसम। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी को जाना जाता है असो अक्षांश के नाम से। पेरू के तट पर गर्म समुद्री धारा की आपतित घटना को कहा जाता है अल नीनो। भारत में लौटते मानसून के मौसम को जाना जाता है परिवर्तनीय मौसम के रूप में। व्यापारिक हवाएं समुद्र, ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं प्रकार है स्थायी हवाओं की। पश्चिम भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु आती है चैत्र वैशाख के महीने में। तापमान की निम्न वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की। मौसम की स्थिति में अचानक बदलाव गर्म और शुष्क मौसम से लेकर बारिश के साथ गीला आर्द्र मौसम है मानसून प्रस्फोट। DW कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु का संकेत देता है कोपेन के अनुसार। सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा वाली तापमान वाली समुद्री जलवायु CFD। ठंडी बर्फीली वन जलवायु यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती हैं और औसत तापमान हिमांक बिंदु से नीचे होता है टुंड्रा क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है कैस्पियन सागर। अलास्का अल नीनो और त्सुशिमा धारा ब्राजीलियाई गल्फ स्ट्रीम है गर्म धारा है। लेब्राडोर कैनरी बेंगुएला फॉकलैंड दक्षिण हिंद महासागर धारा और ओखोटस्क धारा और हेम्बोल्ट है ठंडी धाराएं हैं। उच्च लवणता के लिए प्रसिद्ध सागर जिसमें तैरना आसान और डूबना मुश्किल होता है मृत सागर। मध्यम वर्षा कभी कभी शुष्क दौर हल्की से गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां विशेषताएं हैं शीतोष्ण क्षेत्र की। वह क्षेत्र जो 59 इंच से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ सालाना औसत तापमान 64 डिग्री फ़ारेनहाइट और 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बनाए रखता हुआ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अनुभव करती है उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु में। कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र अनुभव करते हैं पारंपरिक वर्षा का। वह क्षेत्र जहाँ व्यापारिक भवनें अपसरण करती हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। कोपेन की योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को वर्गीकृत किया गया है जिसमें एस अर्ध शुष्क स्टेपी के लिए और W मरुस्थल के लिए है। विज्ञान जो वर्तमान जलवायु और पिछली जलवायु का पुनर्निर्माण के अध्ययन के लिए पेड़ों की छल्लों का उपयोग करता है डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। शीत ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है दक्षिण की ओर। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट के तट पर। बोरदोई शिला तूफान भारतीय राज्य से उड़ता है किस भारतीय राज्य से उड़ता है असम। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में भूमध्य रेखा के मध्य उत्तर में शांत और हल्की चौंकाने वाली हवाओं की एक बेल्ट होती है डोलड्रम। क्या होती है? डोलड्रम है। एक सामान्य मानसून वर्ष में मानसूनी हवाएं पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा कब तक पहुंचती हैं? जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा की किसके कारण होती है? लौटते हुए मानसून के कारण। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा है क्या है? 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। लू हवाओं का संबंध सामान्य किस मौसम से है? गर्मी के मौसम से। भारतीय उपमहाद्वीप किस जलवायु के लिए जाना जाता है?
उष्णकटिबंधीय मानसून से। वायु राशियों को दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय और समुद्री। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय सीटी की वायु राशि एयर मास कैसी है? गर्म। एयर मास कैसी है? गर्म। उपमहाद्वीपीय ध्रुवीय सीपी की वायु राशि कैसी है? ठंडी। समुद्री उष्णकटिबंधीय एमटी की वायु राशि कैसी है? गर्म। समुद्री ध्रुवीय एमपी की वायु राशि कैसी है? ठंडी। महाद्वीपीय अंटार्कटिका सीए की वायु राशि कैसी है? ठंडी। भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान है द्रास लद्दाख। पूर्व मानसूनी बौछार काल वैशाखी से संबंधित पश्चिम बंगाल और असम पूर्व मानसूनी बौछार आम्र वर्षा को जो सामान्यतः है कर्नाटक और केरल राज्य में। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिंगराम, मेघालय। जेट धाराएं किसकी ऊपरी परतों के माध्यम से क्षैतिज रूप से चलने वाली एक भूस्थैतिक हवा है क्षोभ मंडल की। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली सर्दियों की बारिश कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बर्फ बच्चक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा बहती है उत्तरी अमेरिका में। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है प्रशांत महासागर में। कोरियोलिस बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? अक्षांश के कोण के। ठीक है। अरब और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में चलने वाली प्रचंड गर्म रेत से भरी पवन कहलाती है समून हवाएं। क्या कहलाती है? समून हवाएं। समून हवाएं। व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, ध्रुवीय पवनें किसके प्रकार है? ग्रहों की हवाओं की। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के निकट उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है बिली। पश्चिमी चक्रवातों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का समूह जो आमतौर पर उच्च अक्षांशों या उच्च ऊंचाई पर पाया जाता है, ई समूह। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान की जलवायु को वर्गीकृत किया गया है CWG शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उष्णकटिबंधीय। जलवायु विज्ञानी जिन्होंने 1961 में जलवायु वर्गीकरण की योजना को संशोधित करने के लिए कोपेन प्रणाली में कुछ बदलाव किए थे, रुडोल्फ गीगर। कोपेन जलवायु कोड जो गर्म ग्रीष्म आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को दर्शाता है DFA। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है मौसम से। पृथ्वी के मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन मुख्यतः होते हैं सूर्य की स्थिति के कारण। भारी वर्षा तथा तेज हवाओं की तीव्र शुरुआत प्रतीक है मानसून के विस्फोट की। कोपेन के अनुसार कोट शीत जलवायु के साथ शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है DW। पवन की दिशा में एक मौसमी परिवर्तन जो ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा और शीत ऋतु में शुष्क अवध के कारण बन सकता है। भारतीय मानसून जेट धाराएं अल नीनो घटना और ITCZ की स्थिति में बदलाव के तंत्र हैं महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं भारतीय मौसम को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिंगराम, मेघालय में। भारत में वह क्षेत्र जो दूसरों की तुलना में अधिक मौसमी विरोधाभास का अनुभव करता है वह है आंतरिक भाग। शीत ऋतु के दौरान भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाओं के कारण। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को दर्शाया गया था अक्षर कोड AW, जिसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु द्वारा। सर्दियों के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान रहता है 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो दिखाई देती है प्रत्येक 3 से 7 वर्ष में एक बार। एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है वह है CFB। अर्ध शुष्क मैदानी जलवायु प्रकार पाई जाती है समुद्र से अर्धशुष्क मैदानी जलवायु प्रकार पाई जाती है महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक।
ठंडी बर्फीली वन जलवायु बड़े पैमाने पर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत में जून से सितंबर तक प्रचलित मानसून है। मानसून वर्षा ऋतु का है। मुंबई में जलवायु के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय, आर्द्र और शुष्क। तेज हवाओं के साथ लंबी ठंडी सर्दियों और वर्षा के 6 से 10 महीनों तक औसत तापमान शून्य से नीचे रहने वाला क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र। भारत में सर्दियों के महीनों के दौरान जेट स्ट्रीम बहती है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान है द्रास। भारत में ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शुष्क ऋतु की स्थिति में परिवर्तन का काल होता है अक्टूबर नवंबर। तापमान की दैनिक सीमा सबसे अधिक है गर्म मरुस्थल पर। कोपेन की परियोजना के अनुसार अक्षर कोड AS द्वारा दर्शाया गया जलवायु का प्रकार है शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसून। भारत का एक क्षेत्र जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋतु शीत ऋतु नहीं है प्रायद्वीपीय भारत। प्रगामी मानसून को कहा जाता है वर्षा ऋतु। चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है आंख। कितने डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाय बागान को नुकसान पहुंचा सकता है? 25 डिग्री सेल्सियस से। समान जलवायु परिस्थिति वाले विभिन्न क्षेत्र परिस्थिति तंत्र के संग्रह को कहा जाता है जैव क्षेत्र बायोम। जल चक्र को कहा जाता है जलीय चक्र। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को कहा जाता है मानसून। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानी भागों में बहने वाली गर्म पवनों को कहा जाता है लू। भूकंप के उद्गम स्थल को कहा जाता है उद्गम केंद्र। हुदहुद, फैलनी और ओखी है चक्रवात। भारत का वह क्षेत्र जो अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है पूर्वोत्तर मानसून से कोरोमंडल या रायसीना से। वायु तापमान आर्द्रता तत्व है मौसम की। भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है पश्चिमोत्तर भाग। ग्रीष्म ऋतु में प्रथम मानसून प्राप्त करने वाला भाग है पश्चिमी घाट। कोपेन की योजना के अनुसार राजस्थान के पश्चिमी किनारे की जलवायु है BWSW गर्म रेगिस्तानी प्रकार की। किसी सतह से परावर्तित होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कहलाती है एल्बिडो। उच्चतम एल्बिडो किस प्रकार की भूमि सतह पर होता है? बर्फ से ढके पर्वत से। गहरे भूरे तूफानी बादल विशेषताएं वर्षा स्तरीय बादलों की। उच्च कोहरा निम्न छंद किन बादलों की विशेषता है? स्तरीय बादलों की। पृथक व्यक्तिगत फूलगोभी के आकार के अच्छे मौसम वाले बादल विशेषताएं हैं कपासी बादलों की। वे बादल जो पूर्णतः बर्फ के कणों से बने होते हैं कहलाते हैं पछाप बादल। हिमस्खलन एक प्रकार है स्थलीय आपदा का। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी एवं शुष्क हवाएं कहलाती हैं बोरो हवाएं। हेडली सेल तापीय परिसंचरण में हवा ऊपर उठती है और अंत में कहाँ नीचे आती है? उष्णकटिबंधीय उच्चदाब सेल में। मध्य स्पेन में पाए जाने वाला जलवायु का प्रकार है भूमध्य सागरीय शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है AW से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के उत्तरी मैदान में है CWG जलवायु। हिमपात, ओलावृष्टि, ओले किसके रूप हैं? वर्षा के। सामल गर्म और शुष्क हवा एक स्थानीय हवा है जो पाई जाती है मेसोपोटामिया में। वर्षा का व्युत्क्रमण संबंधित है पर्वतीय वर्षा से। सोलर फ्रंट थ्योरी संबंधित है शीतोष्ण चक्रवात से। मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव माना जाने वाला तापमान क्रमशः 40 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जलवायु अंतर्गत आती है CWG के। गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पवन है। भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है जिसका मुख्य कारण है पश्चिमी घाट। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया था गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा।
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टेस्को 1907 स्थापित है स्थित है जमशेदपुर झारखंड में। एल्यूमीनियम गलाने के संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है उड़ीसा में। लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण है छोटा नागपुर पठार में। वह उद्योग जो भारत में अपना स्वयं का प्रमुख उपभोक्ता है। रासायनिक उद्योग, चेन्नई को कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट। चेन्नई प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। बोगाजान एक सीमेंट संयंत्र स्थित है असम में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किन नदियों के संगम के पास स्थित है? स्वर्ण रेखा और खरगई नदी के। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात उद्योग। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है गन्ना। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है बेंगलुरु। एल्यूमीनियम प्रगलन संबंधित है धातुकर्म उद्योग से। बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है एल्यूमीनियम उद्योग में। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 में। भारत की प्रथम जूट मिल स्थापित की गई थी पश्चिम बंगाल में। रेशमी कपड़ा आधारित है पश्चिम कृषि आधार पर। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आधारित है कृषि उद्योग पर। लोहा और इस्पात है खनिज आधारित उद्योग। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है एल्यूमीनियम प्रगलन। टेलीफोन, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के। कपास, कॉफी, जूट उदाहरण है कृषि आधारित उद्योग के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थित है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र में। डेट्रॉइट प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। चीनी उद्योग, कपास उद्योग, हथकरघा उद्योग है लघु उद्योग। चीनी उद्योग उदाहरण है सहकारी क्षेत्र उद्योग का। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के रूप में। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली से पहले भारतीय निर्यात मुख्य रूप से केंद्रित था सूती और रेशमी कपड़ों पर। सेल की सहायक कंपनी इंडियन आयरन लिमिटेड आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के पास। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का प्रथम एकीकृत स्टील प्लांट है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL निगमित किया गया था 1967 में। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में। भारत का सबसे प्राचीन एल्यूमीनियम रिफाइनरी प्लांट है मुरी एल्यूमिना प्लांट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को ने स्टील का उत्पादन शुरू किया था 1912 में। चमड़ा, वनस्पति तेल, चीनी, सूती वस्त्र उद्योग उदाहरण है कृषि आधारित उद्योग के। अहमदाबाद की पहली सूती मिल शुरू की गई थी 1861 में। भारत का पहला जूट कारखाना स्थापित हुआ रिसड़ा पश्चिम बंगाल में। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में अधिकांश कपास मिलें स्थापित थी महाराष्ट्र में। एल्यूमीनियम गलाने में कच्चे वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला गहरे लाल रंग का पत्थर है बॉक्साइट। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग है महाराष्ट्र में। मणिपुर की इम्फाल घाटी एक महत्वपूर्ण केंद्र है कूना शिल्प का। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है एल्यूमीनियम। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? पौंडीचेरी में। ठीक है। और इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL को हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEIL के रूप में पंजीकृत किया गया था 29 अगस्त 1956 में। भेल को औपचारिक रूप से 13 नवंबर 1964 को शामिल किया गया था और HEIL और भेल का औपचारिक रूप से जनवरी 1964 में विलय हो गया। ठीक है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL को शामिल किया गया था 1973 में। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी और 1978 में एक ऑपरेटिंग कंपनी के रूप में उनका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। हुगली नदी के तट पर कौन सा उद्योग सबसे अधिक विकसित हुआ था? जूट उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को को किस वर्ष में निगमित किया गया था? 1907 में। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है चित्तरंजन दास लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल।
टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से लॉन्च किया गया था 1932 में। 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित की गई थी? सोनीपत हरियाणा में। एटलस साइकिल्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री जानकीदास कपूर द्वारा। एक ऐसा उद्योग जो आसानी से चल सके और विशिष्ट स्थानों या संस्थानों पर निर्भर न हो। फुटलूज उद्योग। फुटलूज उद्योग के उदाहरण हीरा प्रसंस्करण उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, आईटी उद्योग, हैंडसेट असेंबली उद्योग आदि। राउरकेला स्टील प्लांट शुरू हुआ था और 1959 उड़ीसा में। तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास मिलें पाई जाती हैं कोयम्बटूर में। जर्मन के कुल इस्पात उत्पादन के 80% के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है? रूहर। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL की शुरुआत में प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया था राउरकेला स्टील प्लांट। भिलाई स्टील संयंत्र छत्तीसगढ़ शुरू किया गया था USSR रूस की सहायता से। बोकरो स्टील संयंत्र झारखंड की स्थापना की गई थी USSR रूस की सहायता से। दुर्गापुर स्टील संयंत्र पश्चिम बंगाल शुरू किया गया था यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। सर्वाधिक जूट के कारखाने स्थित हैं पश्चिम बंगाल में। गुजरात में सूरत प्रसिद्ध है हीरा उद्योग के लिए। गुजरात का सूरत प्रसिद्ध है हीरा उद्योग के लिए, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। इसको और टिस्को औद्योगिक संयंत्र संबंधित है लौह और इस्पात उद्योग से। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति प्राप्त होती है भद्रावती नदी से। हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है सूरत को। गुजरात हुगली तथा छोटा नागपुर क्षेत्र उदाहरण है औद्योगिक क्षेत्र के। वारंगल सिकंदराबाद और हैदराबाद सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है तेलंगाना में। भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा जो किसी उद्योग या कारखाना में 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को नियोजित करने पर शिशु गृह को अनिवार्य बनाती है धारा 48। पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त पेट्रोलियम उत्पादन डामर। कर्नाटक में स्थित भद्रावती मुख्यतः प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात संयंत्र के लिए। बिजली इस्पात रिफाइनरी उत्पाद कच्चा तेल कोयला सीमेंट प्राकृतिक गैस और उर्वरक है भारत के प्रमुख उद्योग। भारत में प्रथम स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कलपक्कम में। राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। लकड़ी मुख्य कच्चा माल है कागज के निर्यात के लिए। कैगा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कर्नाटक में। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है गुजरात में। कलपक्कम संबंधित है ऊर्जा परमाणु संयंत्र से। बॉम्बे आई को जाना जाता है पेट्रोलियम भंडार के लिए। भारत की पहली और सबसे पुरानी सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर एकीकृत प्राथमिक तांबा उत्पादक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत हुई थी वर्ष 1941 में। भारत में सीमेंट उद्योग को पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था 1989 में 1989 में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी हीरापुर में। HAL का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। GRSE गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मिठाई MIDHA मिठानी मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। परिवर्णी एक्रोनिम शब्द है सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम के। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय केबुल बायोस्फीयर रिजर्व।